हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस हम लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर 6th क्लास एनसीईआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल आपको पता ही है कि आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर, और पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं जो भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो यू डोंट हैव टू नीड राइट एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू यू कैन, बट स्टिल देयर इज़ नो नीड टू राइट एनीथिंग, ओके। और जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्टली यहाँ पे चैप्टर का नाम देखोगे, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अब नए नए क्वेश्चन, नए नए आइडियाज़ इमर्ज होते हुए दिखेंगे। अब एक लड़की है अनाघा, उनका स्कूल ट्रिप है आज। तो जैसे ही वो ट्रेन में बैठते हैं फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र, रात को बैठते हैं काफ़ी और जाते हैं वाराणसी जो कि यूपी में है। तो उनके मम्मी वगैरह उनको छोड़ने आए हुए हैं और टीचर को बोलते हैं कि इनको पक्का से बुद्धा जी के बारे में बताना और सारनाथ के बारे में भी बताना। तो यहाँ से अब क्वेश्चन इमर्ज करते हैं कि ये बुद्धा जी का क्या रोल था, सारनाथ की क्या इंपॉर्टेंस थी। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बुद्धा जी के बारे में और साथ में पढ़ेंगे महावीरा जी के बारे में, ठीक है। बुद्धा जी जो हैं, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, और जो महावीरा हैं, ही इज़ कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ जैनिज़्म। आपने सुना होगा देयर वर 24 तीर्थंकार्स इन जैनिज़्म, जिसमें से 24th महावीरा ही देखने को मिलेंगे। तो चलो पहले बुद्धा जी की स्टोरी देख लेते हैं, उसके बाद जैनिज़्म पे जाएंगे, यानी कि वर्धमान महावीरा के बारे में। नाउ द स्टोरी ऑफ बुद्धा। जो ओरिजिनल नाम था ना बुद्धा जी का, वो तो सिद्धार्थ था। अभी देखेंगे हम बुद्धा क्यों पड़ा। तो पहले इनका नाम सिद्धार्थ था और गौतम भी बोल दिया जाता था। इनको फाउंडर माना जाता है बुद्धिज़्म का, और अबाउट 2500 ईयर्स एगो इनका बर्थ हुआ था। इस टाइम जब सिद्धार्थ जन्म लेते हैं तो जो टाइम था वो रैपिडली चेंज हो रहा था, यानी कि जो लाइफ स्टाइल था लोगों का वो काफ़ी चेंज हो रहा था। हमने लास्ट लेक्चर में, अगर आपको ध्यान हो तो, महाजनपद पढ़े थे, 16 महाजनपद, बिकॉज 16 थे। अंग, मगध, काशी, कुशाल, वज्जीमाला, छेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरासेनी। तो ये हमने 16 महाजनपद देखे थे। अब ये काफ़ी पावरफुल होते जा रहे थे, जिसमें सबसे पावरफुल हम देखते हैं मगध इमर्ज हुआ था। कहीं ना कहीं किंगडम्स बनने शुरू हुए थे। और एक हमने वज्जी देखा था जो कि गणा और संघा की फॉर्म में हुआ करता था। वज्जी जो था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वज्जी का पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आपने देखा हरियंका डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे अजात शत्रु, वो अपने एक मिनिस्टर वसाकारा को भेजते हैं बुद्धा जी के पास, और इन ऑर्डर टू चेक कि उनको अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर बुद्धा ने कुछ एडवाइसेस दी थी कि अगर वो आपकी मीटिंग्स को कॉन्टीन्यूअसली अटेंड कर रहे हैं तो आपको अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तब तक वो फ्लरिश करेगा वज्जी, जब तक ये कोई भी रूल वायलेट नहीं करते। तो वहाँ पे मेंशन आ गया था ऑलरेडी बुद्धा जी का, तो मतलब उस टाइम से ही बुद्धा जी एग्जिस्टेंस में आ गए थे। चलो देखते हैं वन बाय वन। बेसिकली अजात शत्रु के टाइम पे ही बाद में बुद्धा जी की डेथ भी हो जाती है कुशीनारा में। चलो वो देखते हैं अभी। तो बहुत सारे किंग्स थे महाजनपद्स में, दे वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। नई नई सिटीज़ डेवलप कर रही थी और जो लाइफ थी लोगों की विलेजेस के अंदर वो भी चेंज कर रही थी। बहुत सारे थिंकर्स डेवलप हुए। थिंकर्स मतलब जैसे अब बुद्धिज़्म थी, जैसे एक आइडियोलॉजी होती है ना, वो भी तो एक आइडिया ही था। तो थिंकिंग फ्लरिश कर रही है। बहुत सारे थिंकर्स जो थे दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन सोसाइटी। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। सभी को अब क्वेश्चन इमर्ज कर रहा था। देखो एक चीज़ होती है, पहले होती है नीड। जब नीड पूरी होने लगती है ना तो फिर आती है डिज़ायर। जब डिज़ायर से भी सेटिस्फाइड नहीं होता ना बंदा, तो फिर वो जाता है कि लाइफ का मीनिंग समझ आ जाता। तो यही फेस चलता है महाजनपद के ऑनवर्ड कि हमें लाइफ का मीनिंग जानना है। तो बुद्धा जो थे एक गण से बिलोंग किया करते थे, जिसका गण था साक्य गण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साक्य गण से बिलोंग करते थे सिद्धार्थ, या फिर जिनको बुद्धा भी बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा बुद्धा? जस्ट बिकॉज वो जब अपनी निर्वाणा को अटेन कर लेंगे या फिर जब एनलाइटनमेंट हो जाएगी उनको, तो उस टाइम उनको बोला जाएगा बुद्धा, कि अब वो बुद्धा बन चुके हैं, यानी कि एनलाइटेंड बीइंग है। और इनका जो क्लैन था वो था क्षत्रिय। तो बेसिकली वर्ण सिस्टम के अंदर देखें तो ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। कायदे से इनको क्या होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू वर्ण सिस्टम, जो कि बाद में बना दिया गया था कि क्षत्रिय क्षत्रिय ही बनेगा, यानी कि वॉरियर ही बनेगा। बट इन्होंने क्या किया था, एक पंडित हुआ करते थे, उन्होंने इनकी एक तरह से प्रिडिक्शन करी थी। उन्होंने बोला था या तो ये ग्रेट रिनाउंसर बनेंगे, यानी कि ये मेडिटेशन और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या तो फिर ग्रेट वॉरियर बनेंगे।
तो फिर इनके फादर भी क्या करते हैं, इनको सारी प्रॉब्लम से दूर रखते हैं ताकि ये रिनाउंसर ना बन जाए। पर एक टाइम ऐसा आता है जब इनको क्वेश्चन इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस ही क्या है, मेरे पास सब कुछ है। जब बाहर निकलते हैं तो उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो फाइनली वो रिनाउंसर ही बनते हैं, ना कि वॉरियर। जस्ट बिकॉज जो इनके फादर थे वो चाहते थे कि ये वॉरियर बने, क्योंकि एक तो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग थे और ऊपर से वो राजा थे, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग किया करते थे। जब ये काफ़ी यंग थे, इन्होंने अपना कंफर्ट छोड़ दिया घर से। बेसिकली ये 30 साल के थे उस टाइम, घर छोड़ दिया। सॉरी 30 के नहीं थे, एज मैंने गलत लिख दी आई थिंक, चलो वो नोट्स में लिखी हुई है, वहाँ पे देख लेंगे। तो नॉलेज के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बहुत सारे ईयर्स तक ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, डिस्कशंस करते हैं बाकी थिंकर्स के साथ भी। तो फाइनली इनको रियलाइज़ होता है कि मुझे अपना ही एक रास्ता निकालना पड़ेगा फॉर मेडिटेशन। तो बोध गया, जो कि आपके बिहार में पड़ता है, वहाँ पे एक पीपल ट्री हुआ करता था, उसके नीचे ये बैठ जाते हैं और वहीं पे इनको फिर एनलाइटनमेंट अटेन होता है। और जब एनलाइटनमेंट इनको अटेन होता है तो इनको बोल दिया जाता है बुद्धा या फिर वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ। उसके बाद ये सारनाथ में चले जाते हैं, जो कि वाराणसी में पड़ता है, यूपी वाले एरिया में, जहाँ पे ये अपना फर्स्ट sermon पास करते हैं। और आपको पता होगा इनके एक फॉस्टर मदर थे, तो फॉस्टर मदर को ही आप ये क्या करते हैं, पहला sermon देते हैं। और बाकी की लाइफ ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में ही निकाल देते हैं और वहाँ पे वो लोगों को टीच किया करते थे। पर कुशिनारा में जाके इनकी डेथ हो जाती है एक टाइम पे। तो जो बुद्धा थे उन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो फुल है सफ़रिंग से, अनहैप्पीनेस से। वो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिज़ायर्स। डिज़ायर पूरी भी हो जाए तो क्या होता है, एक और नई डिज़ायर आ जाती है। तो हैंस वी कैन से कि ये जो डिज़ायर होती है ये कभी फुलफ़िल नहीं होती। एक डिज़ायर कंप्लीट करोगे दूसरी डिज़ायर आएगी, एंड सो ऑन द लाइफ गोज़ ऑन। समटाइम इवन इफ़ वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हमें मिल भी गया बट हम सेटिस्फाइड नहीं होते। इवन वांट मोर और मोर थिंग्स, हमें चाहिए कि और ज़्यादा मिले। तो जो बुद्धा है वो डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ को, थर्स्ट। ये जो डिज़ायर है, डिज़ायर को इन्होंने बोला, अगर प्राकृत लैंग्वेज में देखें तो तन्हा। तन्हा जो है दैट इज़ द टर्म गिवन टू द डिज़ायर। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। पहले ये इमेज देख लो, ये एक स्तूप है जो कि आपके सारनाथ में है। अभी हमने देखा सारनाथ में उन्होंने क्या किया था, अपना फर्स्ट sermon दिया था। ठीक है, जो इनकी फॉस्टर मदर हुआ करती थी उनको दिया था इन्होंने अपना फर्स्ट sermon, पहला ज्ञान। तो ये सारनाथ में दिया था, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है ये वाला स्तूप। तो स्तूप होता क्या है, एक बिल्डिंग होती है जिसको बेसिकली बुद्धा से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है तो उसके लिए बनाया जाता था। तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता था ये। अब फर्दर बुद्धा बताते हैं कि लोगों को काइंड होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए दूसरों के लिए, चाहे वो एनिमल्स ही क्यों ना हो। वो मानते हैं कि जो भी हम कर्म करेंगे वही हम भुगतेंगे। तो कर्मा में बिलीव करते थे, चाहे गुड है या बैड है, हमें दोनों फॉर्म में ये इम्पैक्ट करेगा। तो बुद्धा बोलते हैं, जो बुद्धा जी की लैंग्वेज थी उस टाइम पे वो थी प्राकृत, ताकि ऑर्डिनरी लोगों तक भी ये लैंग्वेज पहुंच सके। अब देखो जो प्राकृत थी, जो मगध था ना, मगध बिहार वाला एरिया ही आता है मगध, जो महाजनपद के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है, उनकी भी प्राकृत लैंग्वेज थी, पर उसको बोलते अलग थे, वो था मगधी। तो थी वो भी प्राकृत लैंग्वेज, बट रीजन टू रीजन नाम वेरी करता था। ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर दैन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। ये कहते हैं कि पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो रादर देन एक्सेप्टिंग वट एवर द अदर पीपल आर सेइंग। अब यहाँ पे एक स्टोरी आती है, द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। जो कीसा गौतमी है ना, उसका एक लड़का होता है और उसकी हो जाती है डेथ। तो कीसा गौतमी बहुत रोती है, लोगों के पास जाती है कि इसको बस ज़िंदा कर दो मेरे लड़के को। पर फाइनली एक वाइज मैन उनको मिलता है, वो कहता है कि आपको बुद्धा जी के पास जाना चाहिए। कीसा गौतमी बुद्धा जी के पास चली जाती है, वहाँ पे बुद्धा जी से बोलती है कि प्लीज़ मेरे लड़के को मतलब रिवाइव कर दो। और बुद्धा कहते हैं ठीक है मैं कर दूँगा, एक काम करना पड़ेगा पर उसके लिए कि तुम्हें ना मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने लेके आने होंगे लोगों से, ठीक है, और तो मैं आपके लड़के को वापस ले आऊँगा। कीसा गौतमी बहुत खुश हो जाती है कि चलो मेरा लड़का रिवाइव हो जाएगा। पर बुद्धा रोकते हैं उनको, एक मिनट रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए, सॉर्ट ऑफ दैट थिंग, कि जो सीड्स हैं ना, मस्टर्ड सीड्स हैं, वो ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ पे पहले कोई मरा नहीं है। कीसा गौतमी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है और चली जाती है फ्रॉम वन डोर टू अनदर डोर। और
एवरीवन वाज रेडी टू गिव हर मस्टर्ड सीड्स, बट जब वो बोलती थी ना कि आपके घर में किसी की कभी डेथ तो नहीं हुई, तो वो रियलाइज़ करती है कि हर एक घर में किसी के पिता की, किसी के माता की, किसी की बहन भाई, पति पत्नी, बच्चे, अंकल आंटी, दादा दादी, किसी न किसी की डेथ हो ही रखी थी। तो फिर यहाँ से वो समझ आती है कि बुद्धा जी उसको क्या समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि डेथ इज़ इनएविटेबल, दैट इज़ सर्टेन टू हैपन, किसकी कब होगी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम आर्ट एंड कल्चर में ऑल्दो कवर करते हैं, वैसे मैंने कवर करवाया हुआ है, ये आर्ट एंड कल्चर की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये अलग अलग से मैंने कंप्लीट करवाए हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, बहुत सारे इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स आते हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कौन कौन से हैं? एक है विशेषिका। जो विशेषिका स्कूल है ये कन्नड़ ने दिया था, मैंने नोट्स में ये प्रॉपर आमने सामने लिखे हुए हैं, वहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर आता है न्याय स्कूल, न्याय स्कूल गौतमा ने दिया था। सांख्य स्कूल आता है, कपिला ने दिया था। योगा स्कूल, ये सभी को पता होना चाहिए, पतंजलि। पूर्व मीमांसा दिया था जामिनी ने, और वेदांता या फिर इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ये दिया था व्यास ने। अब ये जो 6 फिलॉसफी के स्कूल थे ना, ये उस टाइम कंट्री में फ्लरिश कर रहे थे, यानी कि इंडिया के अंदर फ्लरिश कर रहे थे। एक जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट होते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर। वो ऑब्जर्व करते हैं इन 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफीज़ को कि इन जनरेशन के टाइम पे ये स्कूल्स जो हैं वो इमर्ज कर रहे थे इंडिया के अंदर। नाउ वी विल रीड अबाउट द उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो टू सिट नियर समवन, किसी के पास में बैठ के सुनना कि वो क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारे थिंकर्स इमर्ज होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे जा रहे थे जिसमें सभी जानना चाहते थे कि व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ। अदर्स वांटेड टू नो कि सेक्रीफाइसेस क्यों ज़रूरी हैं, क्यों उनको परफॉर्म किया जाता था। बहुत सारे थिंकर्स जो थे वो मानते हैं कि एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है यूनिवर्स, जो कि इवन डेथ के बाद भी एक्सटेंड करेगा और रहेगा। और वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो आत्मा है या फिर इंडिविजुअल सोल है या फिर ब्राह्मण है, वो यूनिवर्सल सोल है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पे जो आत्मा थी और जो ब्राह्मण है उनको यूनिवर्सल सोल के इक्विवेलेंट माना जाता है। आत्मा और ब्राह्मण, दे वर कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सोल। बहुत सारे आइडियाज़ रिकॉर्ड किए गए हैं उपनिषद के अंदर, और बाद में उपनिषद जो हैं ये पार्ट भी बनते हैं वैदिक टेक्स्ट के। उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर समवन। तो ये यहाँ पे मैंने मीनिंग ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो कोई अगर किसी के साथ, ये मान लो चेयर है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, नीचे भी कोई बैठा हुआ है, तो क्या सिनारियो दिखा रहा है, एक टीचर होगा एक स्टूडेंट होगा, तो उनके बीच में आपस में कॉन्वर्सेशन होगी। तो दैट इज़ बेसिकली इन उपनिषद वी विल सी इन द डायलॉग फॉर्म। डायलॉग होंगे, टीचर से क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट या फिर टीचर कुछ बताएगा स्टूडेंट को, तो ये एक तरह डायलॉजिक फॉर्म चलेगा। ज़्यादातर उपनिषद थिंकर जो हैं वो मैन ही हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स या फिर राजास, पर कई बार हमें वीमेन थिंकर्स का भी देखने को मिलता है, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेय। ये फेमस होती थी फॉर लर्निंग, और इन्होंने इवन डिबेट्स में भी पार्टिसिपेशन करा था। पुअर पीपल बहुत ही रेयर होता था कि पार्टिसिपेट करते थे इन डिस्कशंस के अंदर, बट एक बड़ी एक्सेप्शन है जिसका नाम था सत्यकामा जवाला। ये लड़का जो है ये एक स्लेव वुमेन थी, जवाली उसका बेटा था ये। एंड सत्यकामा जवाला को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो भी रियलिटी को जाने। तो सत्यकामा जवाला जो है ही इज़ कंसिडर्ड फ्रॉम द स्लेव कैटेगरी, और ब्राह्मण टीचर ने इनको एज अ स्टूडेंट भी एक्सेप्ट किया था। टीचर ने इनको नाम दिया था गौतमा एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। तो सत्यकामा जवाला जो हैं, सत्यकामा जवाला स्लेव थे ये, और स्लेव थे, बट ब्राह्मण ने इनको एक्सेप्ट किया था एज अ स्टूडेंट, और काफ़ी अच्छे ये बाद में टीचर भी बनते हैं, और इनको नाम दिया था ब्राह्मण्स ने गौतमा। बहुत सारे आइडियाज़ हैं उपनिषद के अंदर जो कि बाद में डेवलप होते हैं बाय द फेमस थिंकर जिनका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में हमें अलग से पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। एनीवेज, एक यहाँ पे पैराग्राफ रह गया, उसमें क्या था, हाँ, एक वाइज बैगर की यहाँ पे स्टोरी दी गई है। होता क्या है, ये वाइज बैगर की स्टोरी कहाँ पे है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक उपनिषद का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं छंदोग्य उपनिषद। बहुत सारी चीज़ें हैं छंदोग्य उपनिषद में। एनीवेज, जो यहाँ पे स्टोरी बताई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो छंदोग्य उपनिषद है, इसमें एक बैगर की स्टोरी बताई गई है। 2 सेज होते हैं, 2 पंडित लोग होते हैं, 2 ऋषिज होते हैं, सोनक्का एंड अभिप्रात्रनी।
सोनक्का और अभिप्रातरिन जो होते हैं वो यूनिवर्सल सोल की वर्शिप किया करते थे। एक बार वो खाने के लिए बैठते हैं, फिर वो बैगर आ जाता है, बैगर बोलता है कि मुझे भी थोड़ा सा फूड दे दो, तो सोनक्का बोल देता है कि नहीं हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला, बैगर ने बोला उनको, सोनक्का को, कि आप किस चीज़ की वर्शिप कर रहे हो। तो अभी प्रातरिन रिप्लाई करते हैं कि यूनिवर्सल सोल की, कि एक आत्मा की। तो बैगर कहता है कि यूनिवर्सल सोल मतलब एक पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ही है। तो अभी प्राचीन रिप्लाई करते हैं, दोनों सेजेस नोट कर देते हैं कि यस एक ही है। फिर अगर यूनिवर्सल सोल एक ही है तो फिर मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों। तो उसके बाद वो दोनों ब्राह्मण या फिर सेजिस समझ आते हैं, सोनक्का और अभी प्राचीन, कि हमने गलत किया, और फिर बाद में वो उनके साथ अपना फूड जो है वो शेयर करते हैं। तो इस तरह से बैगर ने कैसे उनको सेजिस को रियलाइज़ करवाई द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे एक पनीनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं उस टाइम के। इनकी एक बुक है जिसका नाम है अष्ट अध्यायी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये संस्कृत ग्रामेरियन हुआ करते थे। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए संस्कृत के ही फील्ड में, ग्रामर के ऊपर बेसिकली। इन्होंने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करा जो भी संस्कृत में यूज़ होते हैं, और जैसे कि अलजेब्रा के अंदर होते हैं। और इन्होंने शॉर्ट फॉर्मूले भी दिए, अराउंड 3000 ऑफ देम आर स्टिल यूज्ड। और इनकी बुक थी अष्टाध्यायी, मैंने नोट्स में लिख रखी है, वहाँ से भी देख लेना। नाउ वी विल जंप टू द जैनिज़्म। जैनिज़्म के लास्ट और 24 तीर्थंकार हम देखते हैं जैना वर्धमान महावीरा। इन्होंने अपना मैसेज कन्वे करा अराउंड 2500 ईयर्स एगो। कंटेम्प्रेरी ही थे बुद्धा के, कहीं ना कहीं पहले आते हैं वैसे महावीर जो वर्धमान महावीर हैं। बाद में बुद्ध आए थे, यानी कि सिद्धार्थ आए थे। ये भी क्षत्रिय थे, वॉरियर क्लैन से बिलोंग किया करते थे, लिच्छवीज से बिलोंग करते थे। लिच्छवी एक जैसे वज्जी था ना, वैसे ही लिच्छवीज भी हुआ करते थे। ये भी पार्ट था वज्जी संघा का ही। वज्जी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही सिनारियो आपको याद करना है। अजातशत्रु ने बुद्धा जी के पास मैसेज भेजा था बाय मिनिस्टर, जिसका नाम था वसाकारा। वसाकारा ने बुद्धा जी से पूछा था कि क्या हमें वज्जी के ऊपर अटैक करना चाहिए। फिर बुद्धा जी ने कुछ एडवाइसेस दी थी। तो एट द एज ऑफ 30 ईयर्स जब आपके वर्धमान महावीर 30 ईयर्स के होते हैं, तो ये अपना घर छोड़ देते हैं और फॉरेस्ट में चले जाते हैं। 12 साल तक ये बहुत हार्ड और लोनली लाइफ गुजारते हैं। उसके बाद जाके उनको एनलाइटनमेंट मिलता है। इन्होंने सिंपल डॉक्ट्रिन टीच करे। मैन एंड वीमेन जो कि ट्रुथ जानना चाहते हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। एक तो ये बात थी। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि वो किसी को भी हर्ट या किल नहीं कर सकते। ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव। टू ऑल थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं, वेदर इट्स प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग, सभी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है। ऑर्डनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। अगेन प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते हैं। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया, मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसको बोलते हैं मगधी। नाम अलग है, बाकी प्राकृत ही है। जो महावीरा के फॉलोअर्स हुआ करते थे उनको जैनास बोलते थे। सिंपल लाइफ ये निकाला करते थे, बैगिंग किया करते थे फॉर फूड। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, और स्पेशली ये बोलते थे कि चोरी नहीं करनी है। और ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ेगा। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग दियर क्लोथ्स, कपड़े भी त्यागने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बोला ये जो वर्ड जैना है ना, ये एक वर्ड जिन्ना से आता है, और जिन्ना का मतलब है कॉन्करर। तो जो महावीर वर्धमान महावीर हैं, इनको कॉन्करर क्यों बोला गया, यानी कि जिन्ना क्यों बोला गया? बिकॉज इन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। दैट्स वाई ही वॉज नोन एज द जिन्ना। इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वीमेन टू फॉलो दी स्ट्रिक्ट रूल, क्योंकि एक तो घर छोड़ना पड़ेगा, और जैसे फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे, तो फार्मर वगैरह तो खेती करते थे, तो फिर वो तो पार्ट ही नहीं ले सकते थे जैनिज़्म की टीचिंग में। क्यों? क्योंकि उनको जब खेती करनी है तो उसमें फिर कई इंसेक्ट्स किल भी तो हो जाते थे ना, प्लोइंग करेंगे जब, तो छोटे मोटे इंसेक्ट्स की डेथ भी हो जाया करती थी। और जैनिज़्म की डॉक्ट्रिन कहती है आप किसी को मार नहीं सकते, ठीक है। तो जो जैनिज़्म था सपोर्ट किया गया बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स, जिन सपोर्ट तो उन्होंने किया, बट उन्होंने बोला कि वी हैव टू किल द इंसेक्ट्स जब क्रॉप उगानी होती है। तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा कि ये रूल्स फॉलो नहीं किए जाएंगे। 100 साल बीत गए, जैनिज़्म स्प्रेड होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका वाले एरिया में। ये जो टीचिंग्स थी महावीरा की और उनके फॉलोअर्स की, दे वर ट्रांसमिटेड ओरली, यानी कि बोल के ही पास करी जाने लगी फॉर सेवरल सेंचुरीज। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ
फॉर्म इन विच दे प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात, जो गुजरात में वल्लभी वाला एरिया है वहाँ पे, अबाउट 1500 ईयर्स है को। अब आता है संघ। बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज लेफ्ट हु लेफ्ट दियर होम कुड गेन ट्रू नॉलेज। महावीरा जी का मानना था और इवन बुद्धा जी का मानना था कि जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं वही ट्रू नॉलेज को अटेन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, संघ की अरेंजमेंट करी। ये जो संघ होता है ना, मतलब एसोसिएशन, संघ बनाए गए जहाँ पे वो लोग एसोसिएट होंगे और वहाँ पे फिर अपनी स्टडी करेंगे। जिन्होंने भी अपना घर बाहर छोड़ा होता था उनको संघा में रहना पड़ता था। और जो रूल्स बनाए गए थे बाय बुद्धिस्ट संघा, दे वर रिटन डाउन इन द बुक जिसका नाम है विनय पिताका। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। दीघ निकाया हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ पे विनय पिताका का मेंशन आता है। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वीमेन। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघा। हाउएवर जो चिल्ड्रन हुआ करते थे उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, और स्लेव्स जो होते थे उनको अपने मास्टर्स की परमिशन लेनी होती थी इन ऑर्डर टू कम टू द संघास। अगर वो परमिशन दे देते थे तो फिर उनको संघास में एंट्री दे दी जाती थी। उसके बाद जो किंग के अंडर काम करते थे उनको किंग से परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो डेटर हुआ करते थे, कर्जदार होते थे जिनसे कर्ज लिया होता था, उनसे परमिशन लेनी होती थी। और जो भी मैन एंड वीमेन इन संघा को ज्वाइन किया करते थे वो सिंपल लाइफ अटेन किया करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेडिटेट करते थे और एक फ़िक्स टाइम पे वो सिटीज़ में जाया करते थे इन ऑर्डर टू बेग फॉर द फूड। इनको जब ये क्या करते थे, रिनाउंसर बन गए थे, तो जो आदमी थे उनको भिखुस बोला गया और जो औरतें थे उनको भिखुनीस बोल दिया गया। इन्होंने बाकियों को भी टीच करा और हेल्प करा एक दूसरे को, और बहुत सारी मीटिंग्स में इन्होंने पार्टिसिपेट करा, और जब भी कोई लड़ाई हो जाती थी संघ के अंदर तो उनको सेटल किया करते थे। अब ये जो संघ थे ना, इसमें मेनली ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्केंट, लेबरर, बाबर, कर्ट्सियंस एंड स्लेव्स इंक्लूडेड थे। बहुत सारे उनमें से लिखते हैं कि उनमें से राइट डाउन करते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो आपको ये बहुत सारे पिताकाज मिलते हैं, त्रिपिताकाज भी जिनको बोलते हैं, जहाँ पे आपको बुद्धा जी की टीचिंग्स देखने को मिल जाती हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइब द लाइफ इन द संघा, कि उनकी लाइफ कैसी चल रही थी संघ के अंदर, वो सारी चीज़ें मेंशन करी। फिर आते हैं विहारा। विहारा का मतलब है रेस्टिंग प्लेस। तो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क ने बना तो दिए अपने संघा, अब मेडिटेट ही थोड़ी करते रहेंगे, एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना जब रेस्ट भी लेना पड़ेगा। अब कई बार देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे, पर कई बार रेनी सीज़न आ जाएगा या ठंड बहुत पड़ जाएगी, तो उस वजह से इनको केव्स के अंदर शेल्टर लेना पड़ा। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्ले केव्स का, ये वाला, ये कार्ले केव्स हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं। यहाँ पे भिखुज और भिखुनीज रहते भी थे, मेडिटेट भी करते थे और शेल्टर भी लिया करते थे। तो ठीक है, तो किसी सर्टेन रीज़न की वजह से इनको स्टे लेना पड़ता था, अदरवाइज़ ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। As time went on, many supporters of bhikkhus and bhikkhunis and they themselves felt that need for more permanent shelter, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगे फॉर द मेडिटेशन पर्पस, तो उस वजह से उनको लगा कि अब हमें परमानेंट शेल्टर्स अपने बनाने पड़ेंगे, और ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज जो थी वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। अब इनको बोला जाता है विहारास। विहारास जो थे देवर मेड ऑफ द वुड या फिर ब्रिक के। कुछ जो हैं वो केव्स हुआ करती थी, और कुछ जो होते थे हिल्स को डक करना पड़ता था, स्पेशली इन द वेस्टर्न इंडिया। जब आप वेस्टर्न इंडिया को देखते हो तो यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द केव्स देखने को मिलती हैं। अ बुद्धिस्ट text tell us, just as the water of the river lose their name and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varn and rank and family forgotten to when they join the Buddha। तो इसका मतलब है कि जब एक वर्ण सिस्टम सोसाइटी में रिजिडली फॉर्म किया जा रहा था, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पर जब आप बुद्धा जी के या फिर जैन के संघ में आओगे ना, तो ये चीज़ें आपकी मैटर नहीं करेंगी, आप सारे इक्वली ट्रीट होंगे, वेदर आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो। जिन लैंड के ऊपर ये विहार बनाए जाते थे वो रिच मर्केंट्स वहाँ पे डोनेशन कर देते थे, या फिर किंग डोनेशन कर दिया करते थे। लोकल पीपल जो थे वो गिफ्ट के साथ आते थे, वो फूड हो सकता था, कपड़े हो सकते थे, मेडिसिन होती थी फॉर द भिखुस एंड भिखुनीज। इन रिटर्न वो लोगों को पढ़ाया करते थे, लाइक हाउ टू गेट द एनलाइटनमेंट। बुद्धिज़्म जो है वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में स्प्रेड करता है। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म आता है महायान बुद्धिज़्म, अब डेवलप हो चुका था। दो डिस्टिंक्ट फीचर हैं इसके, एक तो बुद्धा की जो प्रेजेंस है उनको स्कल्पचर की फॉर्म में दिखाया जाने लगा। फॉर इंस्टेंस उनका जो अटेनमेंट है एनलाइटनमेंट का, वो रिप्रेजेंट किया गया विद द स्कल्पचर ऑफ पीपल ट्री, क्योंकि हम देखते हैं जो बोध गया है, बोध गया कहाँ पे है, आपके बिहार वाले एरिया में, तो वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, अपनी एनलाइटनमेंट करी थी।
एक पीपल ट्री के नीचे बैठ के। तो एक पीपल का स्कल्पचर बना दिया टू रिप्रेजेंट कि यहाँ पे बुद्धा जी ने अपनी एनलाइटनमेंट अटेन करी थी। उसके बाद स्टैचूज़ बनाए जाने लगे, बहुत सारे जो थे वो मथुरा में बनाए गए, कहीं जो थे आपको तक्षशिला में भी देखने को मिलेंगे। तक्षशिला जस्ट ये गंधार है, यहाँ पे तक्षशिला आ जाएगा, मथुरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सेकंड चेंज जो था वो था बिलीफ इन बोधिसत्वास। ये मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है लेक्चर ऑन बोधिसत्वास, तो आप बुद्धिज़्म सर्च करना, चैनल का नाम डाल के आपको मिल जाएगा वहाँ पे। स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम आता है, आश्रम का मतलब है स्टेज ऑफ लाइफ। 4 मेन स्टेजेस आती हैं। 1 इज़ द ब्रह्मचर्य, दूसरा आता है गृहस्थ, फिर आती है वनप्रस्थ और संन्यासा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे इनसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि वो अपनी सिंपल लिविंग रखें और वेदास को स्टडी करें ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, जिसको बोला गया ब्रह्मचर्य। बाद में उनको अपनी शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो उसको बोल दिया गृहस्था। बाद में दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट और वहाँ पे मेडिटेट करना है, उसको बोल दिया वनप्रस्था। फाइनली उनको सब चीज़ों के ऊपर गिव अप करना है और बन जाना है सन्यासी। ये जो सिस्टम था आश्रम का, ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन के ऊपर फोकस किया करता था। ऑल्दो इस आश्रम सिस्टम को इतना रिजिडली फॉलो करते हुए नहीं देखा गया। Once they attain the enlightenment, they could live in the complete isolation and meditate in the peace. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. तो ज़रूरी नहीं था कि आपको फॉरेस्ट में ही बैठना पड़ेगा, इवन अगर आप लोगों को भी पढ़ा रहे हो उस एनलाइटनमेंट के बारे में, तो वो भी इक्वल हो जाता है इस चीज़ के। उसके बाद जो वर्शिप करी जाने लगी बोधिसत्व की, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी और सेंट्रल एशिया हो गया, चाइना, लेटर टू कोरिया एंड जापान एज वेल। बुद्धिज़्म स्प्रेड करता है टू द वेस्टर्न एंड द सदर्न इंडिया, जहाँ पे डजन ऑफ केव्स आपको देखने को मिलेंगी और उन केव्स के ऊपर हमें बुद्धा जी की तस्वीरें, उनके लाइफ इवेंट्स देखने को मिलते हैं। बुद्धिज़्म जो था वो ईस्टवर्ड भी फैलता है, इवन श्रीलंका को भी जाता है, म्यांमार को भी जाता है। हम देखेंगे अशोका आएंगे, मौर्यन किंग। अशोका के 2 बच्चे थे, महेंद्र और संघामित्र। एक लड़का था, एक लड़की थी, तो इन दोनों को ये श्रीलंका भेजते हैं टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म। इसके बाद क्या आता है, एक ओल्डर फॉर्म है बुद्धिज़्म की, जिसको बोलते हैं थेरावाड़ा बुद्धिज़्म। ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। पिलग्रिमेज स्टार्ट हो गया। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? मैन और वीमेन दोनों हो सकते हैं, जो कि इन जर्नीज़ को लिया करते थे टू द होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। धाम होते हैं ना, 4 धाम, वही चीज़ आती है। जो बेस्ट नोन पिलग्रिम आए थे वो थे चाइनीज़ बुद्धिस्ट। एक का नाम है फाजियाँ। फाजियाँ जो थे वो 1600 ईयर्स एगो पहले आते हैं। एक है हुआजियांग। हुआजियांग जो हैं वो 1400 ईयर्स एगो पहले आते हैं। एक है आई क्विंग जो कि 50 साल पहले आए थे, 50 साल बाद आए थे हुआन ज़ैंग के बाद में। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नाम रखने हैं, फाजियाँ का याद रखना है, आई क्विंग का याद रखना है, हुआन जुआंग का याद रखना है, बस नाम याद रखने हैं कि ये चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम लेफ्ट एन अकाउंट ऑन दिस जर्नी। अब जब वो इंडिया आते हैं ना और बुद्धिज़्म के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपनी बुक्स में बताते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको इन ट्रैवलिंग के टाइम पे क्या क्या डेंजर फेस करने पड़े, तो वो सारी चीज़ें इनके बुक से मिल जाती हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग का, बिहार में लोकेटेड है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी नालंदा। और टीचर और मैन जो थे वो हाईएस्ट एबिलिटी के होते थे और टैलेंट के हुआ करते थे। एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था जो कि दरवाज़ा था इस नालंदा यूनिवर्सिटी का, वहीं पे टीचर्स बैठे होते थे और वहीं पे इंटरव्यू हो जाता था। जिसने आंसर दे दिया, मान लो 10 क्वेश्चन रखे हैं, 10 में से 8 के आंसर दे दिए, उसकी सिलेक्शन हो जाती थी, उनको अंदर ले लिया जाता था, बाकियों को गेट से ही बाहर भेज दिया जाता था। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस नालंदा यूनिवर्सिटी। तो दिस इज़ डन विद द चैप्टर नंबर 6। अब एक बार समरी ले लेते हैं फ्रॉम द नोट्स। चलो, तो पहले हमने सिद्धार्थ गौतम के बारे में देखा, किस तरह से वो बुद्धा बनते हैं। साका उनका गण था, क्षत्रिय क्लैन से वो बिलोंग किया करते थे। पीपल ट्री के नीचे उन्होंने अपना निर्वाणा अटेन किया था। पीपल ट्री कहाँ पे था? बोध गया। और अपना ये एनलाइटनमेंट अटेन कर लेते हैं और उसके बाद बन जाते हैं बुद्धा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज़ फर्स्ट सेरेमन को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ये सारनाथ में दिया था उन्होंने, वाराणसी यूपी के अंदर। डेथ इनकी कुशीनारा में होती है और इसी इवेंट को बोल देते हैं महापरिनिर्वाण। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बुद्धा की टीचिंग। तो लाइफ जो है पूरी सफरिंग से भरी है और अनहैप्पीनेस आएगा यहाँ पे। अनहैप्पीनेस, ठीक है। चलो, बिकॉज ऑफ द क्रेविंग एंड डिज़ायर विच कांट बी फुलफिल्ड, और जो डिज़ायर थी उसको इन्होंने बोल दिया तन्हा। नेक्स्ट देखते हैं कर्मा।
यानी कि इंसान को अपना कर्म देखना चाहिए, काइंडनेस देखनी चाहिए और सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लैंग्वेज जो थी यहाँ पे वो प्राकृत थी क्योंकि सभी के लिए वो इजी हो जाया करती थी। कीसा गौतमी की हमने स्टोरी देखी, महायान सेक्ट हमने देखा जिसमें हम प्रेजेंस ऑफ स्कल्पचर देखते हैं। जब उन्होंने पीपल ट्री के अंडर अपना एनलाइटनमेंट अटेन किया था तो एक पीपल ट्री का स्कल्पचर बना दिया गया। जो महायान सेक्ट के थे वो बोधिसत्वस में बिलीव किया करते थे। इसमें बोधिसत्वस कुछ नहीं थे, एक तरह से इमेजेस बना दी जाती थी बुद्धा की, डिफरेंट चीज़ें सिग्निफाई करा करती थी। थेरावाड़ा काफ़ी पुराना है, साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका तक ये फैलता है। उसके बाद एक स्कूल देखे हमने इंडियन फिलॉसफी के विशेषिका, जिसको कन्नड़ ने दिया था। देन न्याय बाय गौतम, सांख्या बाय कपिला, योगा बाय पतंजलि, पूर्व मीमांसा बाय जामिनी, वेदांता या फिर जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं ये व्यास ने दिया था। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर, उन्होंने ऑब्जर्व करे थे कि 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। फिर उपनिषद हमने पढ़े जिसका मतलब है टू कॉन्वर्सेशन ऑफ टीचर एंड द स्टूडेंट, और लिटरल मीनिंग है टू सिट नियर समवन। यहाँ पे डायलॉगिक फॉर्म में हम देखते हैं सारी टीचिंग्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन इमर्ज होते हैं कि क्या लाइफ होती है आफ्टर डेथ, और या फिर सेक्रीफाइस इतने इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आता है कि कुछ चीज़ तो है जो कि परमानेंट है यूनिवर्स के अंदर और जो कि पूरी डेथ के बाद भी इवन एग्जिस्ट करती है। बुद्धिस्ट संघा के बारे में लिखा गया था विनय पिताका बुक के अंदर। आत्मा का मतलब है इंडिविजुअल सोल, ब्राह्मणा का मतलब है यूनिवर्सल सोल, और इनको कंसीडर कर दिया जाता है वन अकॉर्डिंग टू उपनिषद। बहुत सारे थिंकर्स इमर्ज होते हैं, ब्राह्मण, राजाज और विमेन थिंकर्स भी इमर्ज होती हैं जैसे कि गार्गिल, अपाला, घोषाला और मैत्रेय। फिर आते हैं सत्य कामा जवाली, बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज हमने देखा कुछ कैटेगरीज़ को ही अलाउड था इनके बारे में टीच करना। बट जो ये सत्य कामा जवाली थे, इनकी मदर जो थी वो एक जवाली थी और मतलब स्लेव थी और उनका नाम जवाली था, तो उसी के नाम पे इनका नाम पड़ता है सत्य कामा जवाली। बाद में ब्राह्मण इनको एक्सेप्ट करते हैं और इनको गौतम का नाम देते हैं। उपनिषद जो थे वो बाद में फेमस थिंकर्स शंकराचार्य के द्वारा डेवलप करे जाते हैं। वाइस बैगर की स्टोरी हमने पढ़ी जिसमें छंदोग्य उपनिषद में वो मेंशन है। सोनका और अभिप्रातिन के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हम देखते हैं। पन्निनी के बारे में देखा, उनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। संस्कृत ग्रामेरियन हुआ करते थे, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को इन्होंने स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया था। इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज़ करे लाइक दैट ऑफ द एल्जेब्रा। फिर आता है जैनिज़्म। जैनिज़्म जो है वो लास्ट है और 24 तीर्थंकार से रिप्रेजेंट होता है जिनका नाम था वर्धमान महावीरा। इनका जो संघ था वो ये वज्जी से थे और क्षत्रिय इनका क्लैन हुआ करता था। लिच्छवी प्रिंसेस आपने सुनी होगी। अब एज ऑफ द 30 ईयर्स पे ये लीव कर देते हैं अपना घर और 12 साल के बाद अटेन करते हैं अपना एनलाइटनमेंट। टीचिंग क्या थी कि जो मैन और वीमेन हैं जो कि नॉलेज अटेन करना चाहते हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अहिंसा फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते या फिर एनिमल्स को या फिर किसी भी बीइंग को किल नहीं कर सकते। लैंग्वेज यहाँ पे प्राकृत है, एज आई टोल्ड यू डिफरेंट डायलेक्ट्स हुआ करते थे बट ओवरऑल लैंग्वेज वॉज द प्राकृत। जैनिज़्म की अगर हम देखें ओवरऑल से फीचर्स तो सिंपल लाइफ थी, फूड के लिए बैगिंग करनी पड़ती थी, ऑनेस्टी रखनी है, चोरी नहीं करते, अस्तेया, सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य, मैन गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। जैनिज़्म जो था वो बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया जैसे कि ट्रेडर्स, बट फार्मर्स उसको फॉलो नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज ऑल्दो सपोर्ट करते थे फार्मर्स भी, बट उनको इंसेक्ट्स को कई बार किल करना पड़ जाता था इन ऑर्डर टू सेव द क्रॉप। जैनिज़्म स्प्रेड करता है टूवर्ड द नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। ओरली इसको टीच किया जाता था और जो जैनिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे टेक्स्ट हैं वो अभी भी वल्लभी गुजरात के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपको याद हो तो ऋग्वेदा कहाँ देखा था? ऋग्वेदा का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है दैट इज़ इन द पुणे, महाराष्ट्र। फिर आता है संघ के बारे में हमने देखा जस्ट बिकॉज स्टे लेना होता था, कभी कभी मौसम चेंज हो जाता था तो उसके लिए संघ या फिर मोनेस्ट्रीज बनाए जाने लगे, एसोसिएशन हुआ करती थी वहाँ पे लोगों की। संघ नहीं बोलेंगे उसको, स्टे के लिए संघ जो होता था बेसिकली वो प्लेस हुआ करता था जहाँ पे नॉलेज अटेन करते थे, मेडिटेशन पॉइंट होता था और फिर एक फिक्स टाइम होता था जहाँ पे भिखुज और भिखुनीस को फूड के लिए जाना पड़ता था। काले केव्स हम देखते हैं महाराष्ट्र में। संघ को कौन कौन ज्वाइन करते थे? क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण, मर्केंट, स्लेव्स, कर्चियंस, पावर्स, लेबरर्स, तो ये सारे संघ को ज्वाइन किया करते थे। उसके बाद केव्स जो थी वो इन्वेंट हुई फॉर वॉट, क्योंकि कई बार रेनी सीजन चल पड़ता था तो उस वजह से उनको केव्स में रहना पड़ता था। उसमें हमने बोल दिया मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज को हम विहारा से एसोसिएट करते हैं। विहार बने होते थे वुड या ब्रिक के, परमानेंट मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी। ज़्यादातर केव्स जो थी वो वेस्टर्न इंडिया में थी। नाउ चार आश्रम आते हैं फॉर द लाइफ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यस के लिए स्पेसिफिकली ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। फिर उसके बाद हम देखते हैं पिलग्रिम।
तो मैन और वीमेन जो हैं वो एक होली प्लेसेस की जर्नी पे निकला करते थे इन ऑर्डर टू वर्शिप, उसको हमने बोल दिया पिलग्रिम। चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम कौन कौन आए थे? फाजियाँ, जुआ जैंग, आई क्वेंग। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखते हैं, जुआन जैंग इसके बारे में बताते हैं और वहाँ पे उन्होंने स्टडी भी करी थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6। नाउ वी विल सी कि चैप्टर नंबर 7 में क्या है, वो आएगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में अगेन। तो कल है संडे, कल आपको एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैंने लेक्चर ऐड कर रखा है ऑलरेडी, तो उसको जाके पक्का से देख लेना। 12:30 के आसपास वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको पक्का से ज्वाइन कर लेना। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।